ओ तो तुम आ ही गए। मैं हूँ प्रिंस यादव और तुम देख रहे हो एनीमे संसार, वो जगह जहाँ पन्नों पर छपे डर जहन में जिंदा हो उठते हैं। आज से हम शुरू कर रहे हैं एक सीरीज जो तुम्हारे सपनों को घाव देगी, जहाँ जुंजी ईतो की ट्विस्टेड इमेजिनेशन हर मोड़ पर तुम्हारी रीढ़ को झंझना देगी। वार्निंग ये है कि ये कहानी सिर्फ एक मांगा नहीं, एक मानसिक दलदल है और अगर तुम अंदर गए तो लौटना मुश्किल हो सकता है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं जुंजी ईतो की उस रचना की जिसका नाम ही किसी एंशिएंट कर्स जैसा लगता है, हॉनर्ड एंसेस्टर्स, जिसे पढ़कर मेरा दिल धड़कना भूल गया था और दिमाग पिघलने लगा था। कहानी शुरू होती है एक अजीब खामोशी से। एक लड़की रीसा बेसुध हालत में सड़क किनारे खड़ी है और एक अनजान लड़का माकिता उसे उसके घर ले जाता है। लेकिन जैसे ही रीसा का घर सामने आता है वो एकदम खाली निगाहों से देखती है। क्या ये मेरा घर है? उसकी माँ बाहर आती है और देखती है अपनी बेटी को, लेकिन रीसा की आंखों में कोई पहचान नहीं। उसकी माँ चीखती है, रीसा मैं हूँ तुम्हारी माँ। लेकिन रीसा बस चुप। डॉक्टर बताते हैं सवर साइकोलॉजिकल ट्रॉमा, एमनेसिया। अब दिन बीतते हैं। माकिता आता है रीसा को चीयर अप करने, लेकिन रीसा को उसका नाम तक याद नहीं है। और माकिता एक अजीब सी मुस्कान के साथ कहता है, कोई बात नहीं, हम फिर से शुरू कर सकते हैं। लेकिन कुछ तो गड़बड़ है। माकिता की बातें, उसका अजीब सा काम डेमिनियर, रीसा की खोई हुई यादें और एक रहस्य जो उसकी नस्ल, उसकी एंसेस्ट्री से जुड़ा हुआ है। एक ऐसा सच जो इंसानियत की जड़ों से कहीं नीचे किसी घिनौने रौंदते हुए वंश से जुड़ा है। ऑनर्ड एंसेस्टर्स कोई साधारण हॉरर नहीं है। यह एक विरासत की कहानी है जो खून में बसती है, जो पीढ़ियों से आगे बढ़ती आ रही है और जो हर कीमत पर जिंदा रहना चाहती है। तो अगर तुम समझते हो कि तुम तैयार हो, पलट कर मत देखना, क्योंकि जिस डर को हम आज खोलने जा रहे हैं वो शायद तुम्हारे अंदर सब कुछ बदल दे। और फिर शुरू होता है रात का वो मंजर जहां अंधेरा सिर्फ कमरे में नहीं, रीसा के आत्मा में भी उतर चुका था। रीसा अपने बिस्तर पर करवटें बदल रही थी, नींद को बुला रही थी, पर आंखें जैसे किसी अनदेखी छाया को खोज रही हूँ। क्यों? कोई जवाब नहीं था, बस एक बेनाम सा डर जो उसके सीने में सुई की तरह चुभ रहा था। और फिर कर उसके बेड के बगल में रखा दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। रीसा जैसे ही उचक कर बैठती है वो देखती है एक विशाल बालों से भरा हुआ कैटरपिलर धीरे धीरे दरवाजे से भीतर घुस रहा है। उसके एक एक रेंगते हुए मूवमेंट में घिन और मौत की सरसराहट थी। रीसा की चीख से पूरा कमरा गूंज उठता है। मम्मी, पापा, उसके पेरेंट्स भागते हुए अंदर आते हैं। क्या हुआ रीसा? क्या देखा? लेकिन कमरे में कुछ भी नहीं होता। कोई कैटरपिलर नहीं, कोई दरवाजा खुला नहीं, बस रीसा की हाँफती हुई सांसें और उसकी कांपती हुई आंखें। सिर्फ एक बुरा सपना होगा, माँ कहती है। पर क्या वो सच में सपना था? रीसा ये सब माकिता को बताती है और माकिता मुस्कुराता है। चलो बाहर चलते हैं, ताजी हवा से सब ठीक लगने लगता है। दोनों एक पहाड़ी पर घास पर बैठे होते हैं। शांति का एक पल होता है। माकिता धीमे से बोलता है, रीसा मुझे तुमसे कुछ कहना है। आई लव यू। और मैंने ठीक इसी जगह पर पहले भी तुमसे ये कहा था, याद है? लेकिन रीसा कुछ भी नहीं कहती। उसकी आंखें खाली थी, जैसे उसका दिमाग कहीं और भटक रहा हो। और तभी माकिता कहता है, क्या तुम मेरे घर आना चाहोगी? डैड सो रहे होंगे, कोई परेशानी नहीं होगी। रीसा थोड़ी झिझक के साथ हामी भर देती है और वो दोनों माकिता के घर चले जाते हैं। माकिता दरवाजा खटखटाता है। डैड आप जग गए? रीसा आई है। कोई जवाब नहीं आता। वो शायद सो रहे हैं, जैसे हमेशा करते हैं। माकिता बुदबुदाता है। कमरे में बैठकर वो अपनी माँ की मौत की बात करता है, जैसे उसने जन्म लेते ही अपनी माँ को खो दिया। और तभी दरवाजे के पार से सरसराहट की आवाज आती है। लगता है डैड जाग गए, ऐसा माकिता कहता है। रीसा का चेहरा पीला पड़ जाता है, उसके माथे पर पसीना है, कुछ ठीक नहीं लग रहा। दरवाजा खुलता है और तभी उसके डैड कमरे में घुसते हैं, जमीन पर रेंगते हुए, गर्दन टेढ़ी, शरीर मुड़ा हुआ, जैसे इंसानी हड्डियां उन्हें झेल नहीं पा रही हों। ओ रीसा तुम आई, वो फुसफुसाते हैं। मैं तो सोच रहा था शायद तुम्हें कभी देख ही ना पाऊं। माकिता जल्दी से बोलता है, डैड वापस रेस्ट कीजिए। पर रीसा अब कुछ और ही देख रही थी। उसके डैड की चाल में, उनके शरीर में और उनकी आंखों में एक इंसान नहीं कोई और था। और अब डर सिर्फ एक सपना नहीं था। रीसा के आसपास जो हो रहा था वो उसकी हड्डियों में उतरने लगा था। ये वो पल है जहां रीसा को अपनी खोई हुई यादें धीरे धीरे वापस आने लगती हैं। लेकिन जो वो याद करती है वो इंसानी नहीं, एक अभिशाप है, एक पारिवारिक खौफनाक परंपरा जो कई पीढ़ियों से चलती आई है। और अब रीसा उसमें अगली कड़ी बनने वाली है।
रात का अंधेरा और कमरे में सिर्फ एक धीमी पीली रोशनी। माकिता का चेहरा अब मासूम नहीं, उसकी आंखों से एक अजीब सी चमक है। वो रीसा का हाथ पकड़कर उसे खींचता है। चलो जल्दी, डैड अब जिंदा नहीं रहेंगे, वो आखिरी बार तुमसे मिलना चाहते हैं। रीसा कुछ समझ नहीं पाती लेकिन फिर भी चलती है। लेकिन जब वो उस कमरे में पहुंचती है, जो वो देखती है उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। एक विशाल कैटरपिलर जैसी आकृति कमरे में रेंग रही होती है, मगर ये कोई कैटरपिलर नहीं था, ये थे सैकड़ों इंसानी खोपड़ियाँ जो आपस में जुड़ी हुई थी। हर एक खोपड़ी उनके पूर्वजों की थी। उनके स्कैल्स आपस में जुड़े हुए थे और वो रेंगती हुई एक शरीर बना रही थी। माकिता कहता है, अब समझी रीसा, ये असली रूप है हमारे हॉनर्ड एंसेस्टर्स का। ये कोई भ्रम नहीं, ये रिवाज है। इन्हीं खोपड़ियों से हमें अपने पूर्वजों की यादें मिलती हैं। मेरे दादा, उनके ऊपर दादी, फिर उनके दादा, और ऐसे ही एक चेन बनती चली गई। रीसा अब कांप रही थी। उसके सामने जो खड़ा था वो इंसान है, पिशाच था। माकिता के डैड कराते हुए बोले, बहू मैं और नहीं कर सकता, अब तुम्हारी बारी है। और तब माकिता बोला, हाँ डैड, अब इसकी बारी है। अब ये बनेगी उस चेन की अगली कड़ी। तभी जैसे किसी बिजली का झटका लगता है रीसा को और उसे सब याद आ जाता है। वो पल जब माकिता ने उसे प्रपोज किया था, जब उसने कहा था, मैं तुमसे बच्चा पैदा करना चाहता हूँ। माकिता पागलों की तरह चिल्ला रहा था, तुमने हाँ कहा था रीसा, तुमने कहा था, अब पीछे नहीं हट सकती। मैं इस फैमिली की आखिरी कड़ी हूँ। अगर तुमने मना किया तो ये खून का रिश्ता यहीं खत्म हो जाएगा। रीसा अब डर के मारे दौड़ने लगती है, पर तभी उसका पैर उन जड़ी हुई खोपड़ियों पर फिसल जाता है और वो गिर पड़ती है उस मरे हुए पूर्वजों की चेन के बीच। चारों ओर से खोपड़ियां उसे घेर लेती हैं। रीसा गिरती है, उसके पैर कांप रहे हैं, लेकिन तभी माकिता अपने सिर को जोर से पकड़ लेता है जैसे कुछ फट रहा हो। वो दर्द से कराहता है, लगता है डैड मर गए। और तभी वो स्कैल्स जो अब तक चुप थे सांस लेने लगते हैं। वे रेंगते हुए कमरे की गहराइयों में चले जाते हैं। रीसा कांपते हुए दरार से झांकती है और जो दिखती है वो मौत से भी बदतर था। एक कोने में माकिता बैठा है और अपने सिर से उन पूर्वजों की खोपड़ियों को जोड़ रहा है जैसे कोई दिमागी वायरिंग कर रहा हो। और तभी एक बूढ़ी महिला की आवाज उन स्कैल्स के अंदर से गूंजती है, माकिता पकड़ो उसे, अब समय आ गया है। हाँ, वो थी माकिता की मरी हुई दादी, मगर अब भी जिंदा उन स्कैल्स के जरिए। माकिता चिल्लाता है, काश डैड जल्दी मरते तो ये सेरेमनी पहले ही हो जाती। लेकिन अब चिंता मत करो, मैं रीसा से शादी करूंगा और फिर से एक नई पीढ़ी शुरू करेंगे। रीसा अब चीखती है, भागने की कोशिश करती है, लेकिन माकिता अब इंसान नहीं, वो एक क्रेजी पिशाच बन चुका है। वो चीखता है, रीसा रुक जाओ, तुमने वादा किया था। रीसा भागती है, मगर तभी वो फिर से गिर जाती है। उसके चारों ओर वो खोपड़ियां जिंदा हो उठती हैं। सैकड़ों मुंह एक साथ बुदबुदाने लगते हैं। लगता है रीसा का दिमाग फिर घूम गया है। अब चलो वेडिंग सेरेमनी की तैयारी करते हैं। अब हमारा खून एक और पीढ़ी तक सुरक्षित रहेगा। और यहीं पर जुंजी ईतो की ऑनर्ड एंसेस्टर्स की कहानी सबसे भयानक मोड़ पर समाप्त होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? क्या आपको भी वो स्कैल्स अभी रेंगते महसूस हो रहे हैं या फिर सिर में हल्का दर्द हो रहा है? अगर हाँ तो वीडियो को लाइक ठोको, सब्सक्राइब करो और घंटी बजाओ ताकि अगले पार्ट के पहले तुम भाग ना सको। और जुंजी ईतो की मैंने और भी मांगा अपने इस चैनल पर एक्सप्लेन कर रखी है। आपको वो वीडियोस एंड स्क्रीन और आई बटन में मिल जाएगी, उनको भी एक बार जरूर चेक करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।